हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का टॉपिक पाठ संख्या 6, पारिस्थितिकी तंत्र की गत्यात्मकता। तो पहले हम शब्द को ही उठा लेते हैं। पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? पारिस्थितिकी, तंत्र और उसकी गतिशीलता, ये तीन शब्द हैं। तीनों का अर्थ मैं एक एक करके बता दूं। तो पहले पारिस्थितिकी का अर्थ जान लें। परि का अर्थ हो गया चारों तरफ, स्थित का अर्थ हो गया है। तो जो हमारे चारों तरफ स्थित है वह पारिस्थितिकी है। अब अगला प्रश्न आपका बनेगा कि पारिस्थितिकी में हमारे चारों तरफ क्या स्थित है? तो दो बातें हैं, एक पेड़ पौधे पादप जगत, दूसरा जैव जगत। यह जीवों जंतुओं का एक संसार, वनस्पतियों का एक संसार, जिसमें फंगस, काई से लेकर विशालकाय बरगद, यह पादप जगत का संसार है। चींटी से लेकर के हाथी तक, अर्थात एक तरफ जैविक इकाई, दूसरी तरफ पादप इकाई, एक तरफ भौतिक, एक तरफ जैविक, एक तरफ सजीव, दूसरे तरफ निर्जीव। यह सब कुछ मिलाकर के जो हमारे चारों तरफ स्थित है वह पारिस्थितिकी है। अब तो क्लियर हो गई बात कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो एक साधारण शब्दों में जो हमारे चारों तरफ स्थित है वह पारिस्थितिकी है। हमारे चारों तरफ सजीव, निर्जीव, पादप, जैव जगत का जो संसार है यही हमारी पारिस्थितिकी है। अब इसमें अगला शब्द है तंत्र। तंत्र का अर्थ हो गया जाल। सारे भौतिक तत्व जैविक से जुड़े हैं और जैविक इकाई भौतिक इकाई से जुड़ी हुई है। तो जो जीवन है वही निर्जीव है और जो निर्जीव है वही सजीव है। तुलसी ने कहा भी कि चित जल पावक गगन समीरा। यह प्रकृति के जितने तत्व हैं भौतिक, प्रकृति के जितने प्राकृतिक तत्व हैं, चाहे वह हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, ये सब भौतिक तत्व हैं, निर्जीव तत्व हैं। लेकिन यह जब संघनित होकर के एक जगह हो गए तो जीवन आ गया, यह बिखर गए तो निर्जीव हो गए। तो सजीव निर्जीव के बीच केवल चेतना का अंतर है। यह चेतना, यही ऊर्जा अब तंत्र को जन्म देगी। तो जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, सजीव के, निर्जीव के, पादप जगत के, जैव जगत के बीच जो रिश्ता है, जो आपसी संबंध है, जो उनका एक जाल है, वही जाल ही तंत्र को जन्म देता है। तो हमारे चारों तरफ जो स्थित है, उस स्थित में जो अंतः संबंध है, उस अंतः संबंध को हम क्या कहते हैं? तंत्र। जो स्थित है वह पारिस्थितिकी है। जब इस पारिस्थितिकी में यह अंतः संबंध जुड़ेगा तो निश्चित है एक शब्द पैदा होगा, गतिशीलता। इस पूरे पारिस्थितिकी में सब कुछ गतिशील है, क्रियाशील है। तो उसके पीछे एक कारण है, वह ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को हमें एक एक करके पढ़ेंगे तो यह शब्द, यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि पारिस्थितिकी तंत्र की गत्यात्मकता क्या हो गया। तो इसका साधारण सा अर्थ हो गया कि जो हमारे चारों तरफ स्थित वह पारिस्थितिकी है। जो उस पारिस्थितिकी में जो तत्व घटक जुड़े हैं, भौतिक और जैविक, उन तत्वों में जो संबंध है वह तंत्र हो गया। और उनको जो चला रहा है वही गत्यात्मकता है। वह कौन चला रहा है? वह ऊर्जा है। वह कौन चला रहा है? एनर्जी है, वह चेतना है। आगे हम पढ़ेंगे, यह एक सतत क्रियाशील है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पारिस्थितिकी चारों तरफ भौतिक और जैविक इकाई है, उस भौतिक और जैविक इकाई में जो तंत्र है वह क्या है? सतत क्रियाशील है। और इसकी सतत क्रियाशीलता का परिणाम क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो यह परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें सतत क्रियाशीलता है। तो क्रियाशीलता होने के कारण परिवर्तन आ रहा है। और यह परिवर्तन भू जैविक इकाई, भू माने पूरा धरातल और जैव माने जैविक इकाई, पूरी पारिस्थितिकी हमारी एक भू जैविक इकाई के रूप में है। इसे न आप सजीव कह सकते हैं, न इसे आप निर्जीव कह सकते हैं, बल्कि दोनों का योग है, भू जैविक इकाई। अर्थात हमारी पृथ्वी क्या है? एक जीवित इकाई है। सारे ग्रहों को यह दर्जा नहीं प्राप्त है, केवल हमारी पृथ्वी को यह दर्जा, यह महत्व, यह मान प्राप्त है कि हमारी पृथ्वी क्या है? भू जैविक इकाई है। अब अगला विषय, यह जीवन का आधार है। कौन? यही भू जैविक इकाई, यही पारिस्थितिकी। और इस पारिस्थितिकी में जो तंत्र है और यह तंत्र के कारण जो गतिशीलता आ रही है वही जीवन का आधार है। यह जीवन का आधार है कौन? इकोलॉजी। कौन? पारिस्थितिकी।
इस पारिस्थितिकी में जो तंत्र है इसके कारण ये जीवन है। अब तंत्र के प्रमुख घटक कौन है? एक भौतिक, एक जैविक। जो अभी हमने चर्चा की कि भौतिक तत्व एक तरफ हवा, पानी, मिट्टी, आकाश और सारे निर्जीव घटक जो हैं वो भौतिक की श्रेणी में आएंगे, और दूसरा है जैविक। जैविक इकाई में दोनों आएंगे, पादप जगत और जैव जगत। तो पादप जगत, जैव जगत मिलाकर के जैविक इकाई हो गए, और सारे निर्जीव प्राकृतिक तत्व मिलाकर के भौतिक हो गए। और यह जब दोनों मिलेंगे तो तंत्र के जन्म देंगे, और यह तंत्र का जो जन्म होगा वह पारिस्थितिकी को क्या करेगा? गतिशील करेगा, पारिस्थितिकी को क्रियाशील करेगा। और जब पारिस्थितिकी क्रियाशील होगी तो परिवर्तन पक्का होगा। आगे उक्त दोनों घटक आप बहुत तरीके से समझिए। उक्त दोनों घटक कौन? उक्त में भौतिक और जैविक। उक्त दोनों घटक प्रकृति से नियंत्रित होते हैं। भौतिक तत्वों में हवा, पानी, मिट्टी, आकाश। जैविक तत्वों में पादप और वनस्पतियां। ये किससे नियंत्रित होते हैं? प्रकृति से। कल्पना करिए किसी स्थान विशेष पर किस प्रकार के पौधे होंगे, किस प्रकार के पशु होंगे, किस प्रकार के पक्षी होंगे। तो वह पौधे, वह पशु, वह पक्षी, वह जीव, वह जंतु, और यह जैविक इकाई की बात है। भौतिक इकाई की बात है, कहीं धरातल, कहीं पर्वत, कहीं पहाड़, कहीं महासागर, कहीं झरने, यह सब कुछ कौन तय करता है? प्रकृति तय करती है। उक्त दोनों घटक अर्थात भौतिक, जैविक प्रकृति से नियंत्रित होकर के निश्चित प्रक्रिया में के साथ निर्माण में लगे रहते हैं। भौतिक तत्व, जैविक तत्व प्रकृति से नियंत्रित होते हैं, और यह नियंत्रित होकर के एक निश्चित उद्देश्य के लिए इस धरातल पर प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि संसार में कुछ भी निरुद्देश्य है ही नहीं, बल्कि सब कुछ क्या? सो उद्देश्य है। तो इस बात को यहाँ पुष्टि मिलती है, बल मिलता है कि प्रकृति नियंत्रित होकर के निश्चित प्रक्रिया के साथ निर्माण में लगे रहते हैं। ये निर्माण में कौन लगे रहते हैं? भौतिक तत्व और जैविक तत्व। इन दोनों तत्वों की क्रियाशीलता प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति उनको संचालित करती है, प्रकृति उनको नियंत्रित करती है, और इनका संचालन, इनका नियंत्रण प्रकृति के डायरेक्शन में होता है। और यह प्रकृति के डायरेक्शन को जो समझ लेगा वह समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को, समूची इकोलॉजी को आप समझ जाएंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस पूरे कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो दोनों घटक हैं भौतिक और जैविक, ये दोनों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो इस पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन है? एनर्जी का हब कौन है? एनर्जी का पावर हाउस कौन है? ऊर्जा का घर कौन है? वह है हमारा सूर्य। सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं भौतिक तत्व भी, जैविक तत्व भी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे कोयला है, तो कोयला में एनर्जी कहां से आई? कोयला किससे बना है? पौधों से। वर्षों पुराने दौर में घना जंगल था, पृथ्वी के उलट पुलट होने से, तहस नहस होने से जब वह वनस्पतियां दबी, सड़ी, तो कोयला बन गई। अब प्रश्न उठता अगला कि वनस्पतियां बनी कैसे? वनस्पतियों का जन्म कैसे हुआ? हवा, पानी, मिट्टी, आकाश के तले सूरज की रोशनी पाकर के प्रकाश संश्लेषण किया पौधा, और एक विशाल वृक्ष बना, और उसी के तने से कोयला बना। तो निश्चित है कि मैं ये एक उदाहरण दिया हूं कोयले का। तो भौतिक तत्व भी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से। जैविक तत्व भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? सूर्य के। इस बात से यह स्पष्ट हो गया, इस प्रकृति का, इस इकोलॉजी का, इस पूरे ब्रह्मांड का नियंता, नियंत्रक, ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य ही से दोनों भौतिक और जैविक घटक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और इस बात का पुख्ता प्रमाण आपको चाहिए तो मैं आपको कैम्बियन युग की चट्टानें जो हुई, कैम्बियन युग आया, कैम्बियन युग के बाद की चट्टानों के जीवाश्म इस बात के साक्षी हैं। किस बात के साक्षी हैं? कि विभिन्न युगों में जीव और वनस्पतियां समान नहीं रहे। कैम्बियन युग के बाद जो दौर शुरू हुआ, उन दौर के जो जीवाश्म हैं, जो फॉसिल्स हैं,
उन फासिस का अध्ययन करेंगे, उस जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे कैम्ब्रियन युग के बाद की चट्टानों के द्वारा, तो यह वनस्पतियों, यह जीवाश्म यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ऊर्जा, एनर्जी और यह सब कुछ किससे प्राप्त हुआ है? निश्चित है सूर्य से ही। विभिन्न युगों में जो जीव और वनस्पतियां समान नहीं रही हैं। आप देख लीजिए, जब जब दौर बदला है, जब जब युग बदला है, तो उस युग के बदलने से वनस्पतियां बदल गई, युग के बदलने से जीव बदल गए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे डायनासोर है, डायनासोर का एक और दौर था, आज वो समाप्त हो गए। तो जो समय समय बदला, तो ये समय समय के बदलने के साथ साथ वनस्पतियों का स्वरूप बदल गया, जीवों का स्वरूप बदल गया। यह कैसे प्रमाणित हुआ? कैम्ब्रियन युग के बाद की चट्टानों के फासिस, उनके जीवाश्म के अध्ययन के बाद जो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से या तमाम और स्रोतों के माध्यम से जब उन चट्टानों का अध्ययन किया गया, तो इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल गए कि विभिन्न दौर में समय समय पर वनस्पतियों के स्वरूप में बदला हुआ, जीवों के स्वरूप में बदला हुआ, और यह कथा चलती रही। विभिन्न युगों में जीव और वनस्पतियों में जो समानता नहीं रही, वह किसके कारण नहीं रही? ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो सूर्य है और यह पारिस्थितिकी मिल करके विभिन्नता को प्रकृति में जन्म देते हैं। जैसे डायनासोर मैंने अभी चर्चा की। आगे जैव अजैव अपनी अंतर प्रक्रिया से ऐसी कार्यप्रणाली को जन्म देते हैं जिससे पृथ्वी जैविक इकाई के रूप में बनी रहती है। जैव अजैव, जैव जीव, अजैव निर्जीव। जैव अजैव जब यह दोनों मिल करके काम करते हैं तो दोनों के कार्य करने से एक ऐसी अंतः प्रक्रिया शुरू होती है। उस अंतः प्रक्रिया से इकोलॉजी का जन्म होता है, और इस इकोलॉजी में, इस पारिस्थितिकी में जो कुछ भी हो रहा है वह क्या हो रहा है? पृथ्वी पर जैविक अजैविक इकाई बनी हुई है। पृथ्वी पूरी जैविक इकाई बनी है, तो उसके पीछे इन सब का हाथ है। इस प्रणाली को बनाए रखने में ऊर्जा का प्रवाह, पोषण, तत्वों की चक्रीय व्यवस्था है। ये पूरी प्रक्रिया जैविक की अजैविक की सतत कार्यशील है। तो उसकी क्रियाशीलता का परिणाम क्या है? उसकी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। और इसी ऊर्जा को प्राप्त करके यह सतत क्रियाशील है। जो आपका आगे टॉपिक है कि यह क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की गत्यात्मकता। और यह गत्यात्मकता किस कारण बनी हुई है? क्रियाशीलता के कारण और परिवर्तन के कारण। क्रियाशीलता और परिवर्तन के कारण यह सारा सब कुछ चल रहा है, और इसके चलने के कारण ही पृथ्वी को जैविक इकाई का दर्जा प्राप्त है। आगे हम आप चलते हैं। व्यवस्था प्रमुख है यथा, जैसे जल की बात ले लीजिए। जल चक्र को आपको पढ़ना होगा। तो जल एक सतत प्रक्रियाशील है, और इस जल चक्र को पीटर हैगिट का मॉडल आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पीटर हैगिट का मॉडल, जब मैं आपको जल चक्र पढ़ाऊंगा, कार्बन चक्र पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन चक्र पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं डिटेल दूंगा। अभी आपको केवल ये समझ लीजिए कि भौतिक और जैविक, जैव और अजैव, यह दोनों इकाइयां एक साथ काम करती हैं। इन्हीं दोनों के काम करने के कारण पूरी पृथ्वी जैविक इकाई है, और इसमें जल चक्रीय व्यवस्था के रूप में है। और चक्रीय मॉडल हैगेट का सबसे बेहतरीन है। मैं इसे जल चक्र के समय आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। अभी आप समझ लें। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र की गत्यात्मकता के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र गत्यात्मक है तो उसके दो घटक हैं। एक घटक है ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। अब सिंपल सी बात आप जान लीजिए कि ऊर्जा किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ कब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा कब पदार्थ में बदल जाती है। तो सिंपल सी बात जानिए, ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, आप सिंपल सा अर्थ जानिए, जब ऊर्जा बिखरेगी और घनीभूत होगी, इस दो बात को आपको पकड़ना होगा। जब पदार्थ बिखरेगा तो एनर्जी में बदल जाएगा, जब पदार्थ का विघटन होगा तो ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा संघनित होगी तब पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। पदार्थ और ऊर्जा में यही बेसिक अंतर है।
कि कोई आपसे प्रश्न करे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप एक शब्द में कहिए ऊर्जा का घनीभूत होना पदार्थ है और पदार्थ का विखंडित होना ऊर्जा है। जब पदार्थ विखंडित होगा तो ऊर्जा मिलेगी, जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम। यूरेनियम थोरियम के विखंडन से अपार ऊर्जा, अपार एनर्जी जनरेट होती है। और यह विखंडन कैसे हुआ? यूरेनियम थोरियम के पदार्थ का जब विखंडन हमने किया तो एनर्जी प्राप्त हुई। तो सिंपल सा अर्थ है कि ऊर्जा जब संघनित होगी पदार्थ बनेगा, और पदार्थ जब विखंडित होगा तो ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में गत्यात्मकता किस कारण है? दो घटकों के कारण। एक घटक है ऊर्जा, दूसरा घटक है पदार्थ। पदार्थ जब विखंडित होगा ऊर्जा में बदल जाएगा, ऊर्जा जब संघनित होगी तो पदार्थ में बदल जाएगी। यह बात यहीं स्पष्ट हो गई। अगला है पारिस्थितिकी एक गत्यात्मक इकाई है। पूरी की पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा धरातल, पूरा कास्मास जो है अपनी एक पारिस्थितिकी में है, अपनी एक इकोलॉजी में है, और इस पारिस्थितिकी में गत्यात्मकता है। वह पारिस्थितिकी पूरी गतिशील है। गतिशील क्यों है? क्योंकि उसमें ऊर्जा है। जिस दिन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी उस दिन पारिस्थितिकी पूरी की पूरी ठप हो जाएगी। और इस पारिस्थितिकी का प्रधान स्रोत कौन है? सूर्य। इस पारिस्थितिकी की गत्यात्मक इकाई है। कैसे? एक एक करके हम समझ लें। आप पहले उत्पादकता। यह पारिस्थितिकी पूरी पूरी गतिशील है तो उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वह उत्पादक। जिस दिन उत्पादन बंद हो जाएगा उस दिन यह पारिस्थितिकी समूची की समूची नष्ट हो जाएगी। कल्पना करिए कि धरातल पर सारी वनस्पतियां हैं, वह जब पुरानी होंगी तो वह समाप्त हो जाएंगी, और उस वनस्पतियों के बाद फिर यदि नई वनस्पतियां ना आती तो क्या आज हमको जंगल मिलता? नहीं मिलता। उसी तरह धरातल पर जो जीव आए विभिन्न युगों में, वह जीव आए और खत्म हो गए। खत्म होने के बाद यदि उसमें उत्पादन ना होता तो क्या आज यह जीव का संसार, आज यह वनस्पतियों का संसार मिलता? नहीं मिलता। एक शब्द में यह पूरी पारिस्थितिकी गतिशील है तो उसके पीछे एक कारण है कि इस पारिस्थितिकी में क्या है? उत्पादकता है, और यह उत्पादन की क्षमता ही इसको गतिशील बनाई हुई है। दूसरा है भोजन श्रृंखला। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि यह उत्पादक कैसे है। सूर्य की रोशनी जब चलती है तो धरातल पर पड़ती है, और धरातल पर जैसे ही पड़ती है, सूरज की रोशनी धरातल पर पड़ने से इस मिट्टी में, इस धरातल में कोई बीज पड़ा था, सूर्य का प्रकाश पड़ा, उसकी ऊष्मा को लेकर के बीज का कैप खुल गया, उसमें से एक नवांकुर फूटा, और वह नवांकुर फूट करके एक पौधा बन गया। वो पौधा विशाल वृक्ष बन गया, फिर उसमें फूल आए, फल आए, फिर उसमें बीज बना, फिर उस बीज से कई हजार पौधे तैयार हो गए। ये किसकी देन है? यह इसी की देन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, पारिस्थितिकी की उत्पादकता के कारण। यह पारिस्थितिकी की उत्पादकता ही है जो इसको गतिशील की हुई है। भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला क्या है? कल्पना करिए इस पूरे धरातल पर वनस्पतियों का एक संसार है। इस वनस्पतियों से शाकाहारी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सारी वनस्पतियों को कौन किसी रूप में प्राप्त करता है? भोज्य के रूप में, चारे के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में। सारे जीव शाकाहारी वनस्पतियों से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, और वह भोजन शाकाहारी वनस्पतियों से प्राप्त करके इसके बाद मांसाहारी शाकाहारी का भोजन करते हैं। तो यह एक दो स्वरूप हो गया। एक यह पारिस्थितिकी पूरी गत्यात्मक है तो उसके पीछे क्या है? यह उत्पादन की क्षमता। यह उत्पादन की क्षमता से भोजन बनता है, और भोजन एक दूसरे से होकर क्या आगे बढ़ता है, ट्रांसफर होता है। तो यह सतत ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। फिर इसके बाद है पुनर्पोषण। पुनर्पोषण क्या है? समय समय पर पारिस्थितिकी अपने पूरे सिस्टम को, अपने पूरी इकाई को क्या करती है? पोषित करती है, उसको संपोषित करके आगे बढ़ाती है, पौधों के रूप में, जीवों के रूप में, और पूरे परिवर्तन के रूप में वह चलाती रहती है। तो उत्पादन, भोजन श्रृंखला और पुनर्पोषण, यह पुनर्पोषण, भोजन और उत्पादन, ये तीन ऐसी बातें हैं किसी स्थान पर पारिस्थितिकी को क्या करती हैं? गतिशील कर देती हैं। यह तीन घटक
ये तीन पिलर नहीं होंगे तो कहीं भी पारिस्थितिकी क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस पारिस्थितिकी में सतत गतिशीलता है, उस गतिशीलता के पीछे उत्पादन क्षमता, भोजन का प्रवाह और पुनर्पोषण, ये तीन ऐसे बिंदु हैं जो किसी स्थान की पारिस्थितिकी को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, गतिशील करते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमने लेहमान का एक नियम है, लिंडमान का, उन्होंने बताया कि 5 बातें हैं, यदि व्यक्ति उसको आगे समझ ले तो पूरी तरह पारिस्थितिकी की ऊर्जा को वह समझ लेगा। प्रथम तंत्र ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह क्या है, सूर्य से रोशनी निकली, पौधे में आई, उस पौधे से जो ऊर्जा प्राप्त हुई वह फल फूल के रूप में गई, फल फूल अनाज के रूप के बाद शाकाहारी ने भोजन किया, शाकाहारी का भोजन मांसाहारी ने किया, और मांसाहारी के भोजन के बाद वह क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर पूरी एनर्जी इस पूरे वातावरण में बिखर गई और वापस चली गई। ये एक पूरी चक्रीय व्यवस्था है और इसका प्रवाह बना रहता है। प्रवाह सूर्य से होकर के इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो ऊर्जा इसी प्रवाह के कारण हमारी पारिस्थितिकी क्या है, गतिशील है। ये ऊर्जा का प्रवाह ठप हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह जिस दिन बंद हो जाएगा, ऊर्जा की सप्लाई जिस दिन रुक जाएगी, उसी दिन पारिस्थितिकी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद है द्वितीय तंत्र, जैव भू रसायन चक्र। अब जैव भू रसायन चक्र क्या है, इसको एक शब्द में आप समझ लें, सूर्य की रोशनी पौधे में, और पौधे में जब वो आती है तो सोलर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को पौधे क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। सिंपल सी बात आप जानिए, सूर्य से प्राप्त रोशनी को जब पेड़ पौधे, वनस्पतियों का संसार, पादप जगत का संसार सूर्य ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को जब वह ग्रहण करता है तो सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और वह रासायनिक ऊर्जा में जब बदलता है, फिर वहाँ से जब वो आगे बढ़ती है तो वह पदार्थ ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। तो द्वितीय तंत्र में जैव भू रसायन चक्र, यह जब हम चक्र पढ़ाएंगे, चक्रीय पद्धति पढ़ाएंगे तो आपको विस्तृत बताएंगे। ऊर्जा जीवन का आधार है, ऊर्जा जीवन का आधार है। चाहे इस पूरे ब्रह्मांड की बात कर लें, चाहे वनस्पतियों की बात कर लें, चाहे जीवों की बात कर लें, सब में ऊर्जा ही प्रमुख है। जैसे एक मानव की बात करेंगे तो ये हवा पानी मिट्टी से बना निर्मित यह 5 तत्वों का जो शरीर है, इसमें अग्नि, इसमें आत्मा ही ऊर्जा का प्रवाह है। यह आत्मा निकल गई, यह अग्नि निकल गई तो हमारी शरीर क्या होती है, ठंडी पड़ जाती है। तो यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ऊर्जा जीवन का आधार है। आत्मा के जाने के बाद यह पूरी की पूरी बॉडी, पूरी शरीर ठंडी पड़ जाती है, जीवन का एंड हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन कहाँ है, जीवन का आधार कहाँ है, ऊर्जा में है। और ऊर्जा का प्रधान कौन स्रोत है, सूर्य है। कुल मिलाकर के एक शब्द में समझिए, चाहे वह जैविक हो या अजैविक हो, सबके सत्ता का नियामक सेंटर पॉइंट कौन है, सूर्य। जीवन बनाए रखने के लिए खनिज भी आवश्यक हैं। आप देख लीजिए, सूर्य की एनर्जी पौधे में आई तो सौर ऊर्जा हुई, पौधे से जब वह आगे बढ़ी तो पौधों ने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा में बदला, और रासायनिक ऊर्जा जब आगे बढ़ेगी तो पदार्थ ऊर्जा में तब्दील होगी, और पदार्थ ऊर्जा के साथ जीवन को बनाए रखने के लिए, चाहे व्यक्ति का जीवन हो, चाहे पौधों का जीवन हो, चाहे जीव जंतुओं का जीवन हो, सबके जीवन को बनाए रखने के लिए खनिजों की महती आवश्यकता है। खनिजों के अभाव में जीवन नहीं चल सकता, इसलिए खनिज भी इस पूरी ऊर्जा को प्रवाह देते हैं, गति देते हैं। जीवन को, खनिज को जीव ऊर्जा इकाई की मदद से रसायन में तब्दील करते हैं। फिर से आप जान लीजिए, खनिज को जीव ऊर्जा इकाई की मदद से रसायन में तब्दील करते हैं। जो खनिज हैं, चाहे जिस भी रूप में प्राप्त होते हैं, वह जीव क्या करते हैं, रसायन में बदल देते हैं। जैसे
हमने कोई पदार्थ लिया, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ हमने जो खाया उसमें जो खनिज थे, उस खनिजों को खाने के बाद एक जीव में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन क्या दर्शाता है, रसायन में बदलता है। जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो पाचक रस निकलता है वह रस क्या है, रसायन में तब्दील हो जाता है। और यह पाचक रस कहाँ से प्राप्त हुआ, खाद्यान्न पदार्थों से, चाहे वह जीव खाए चाहे वह जंतु खाए। तो पाचक रस रसायन का स्वरूप है और वह कहाँ से मिलता है, वनस्पतियों से, खाद्यान्न पदार्थों से, फल से, फूल से, इनसे प्राप्त होता है। और यह बदलकर भोजन की व्यवस्था करते हैं जिससे कि जीवन का प्रवाह बना रहता है। आगे यह कार्य सबसे पहले पादप करते हैं। मैंने जैसे बताया कि सूर्य की रोशनी निकली तो एक पौधा अंकुरित हुआ और वह पौधा अंकुरित होकर के एक विशाल वृक्ष बना, उसमें फल फूल आए। तो वह क्या हुआ, सबसे पहले यह कार्य कौन करता है, पौधे। पौधों के बाद उन पौधों के अवशेष को खा करके फिर जीव उसको कन्वर्ट करता है, फिर उससे वह आगे बढ़ता है। चक्री व्यवस्था जो चलती रहती है, यह कार्य सबसे पहले पादप करते हैं। अंत में पादप क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं। जैसे वनस्पतियां क्या हैं, प्रथम उत्पादक की श्रेणी में आती हैं। वनस्पतियों को जो स्वरूप है वह प्रथम उत्पादक कहलाता है। जैसे पौधे, पौधे को फिर शाकाहारी और शाकाहारी को फिर मांसाहारी। इस तरह ऊर्जा का सतत प्रवाह इस पारिस्थितिकी में बना रहता है। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह खनिज चक्र भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण और जीवधारियों के मध्य परस्पर क्रिया का आधार है। क्लियर हो गई बात। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से निकलकर वनस्पतियों में, वनस्पतियों से निकल करके जीवों में, जीवों से निकल करके यह क्या करता है, शाकाहारी मांसाहारी होते हुए पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। यही ऊर्जा ही पारिस्थितिकी की गत्यात्मकता की पहली और अंतिम शर्त है। जहां ऊर्जा ड्रॉप होगी, जहां ऊर्जा रुक जाएगी, उसका प्रवाह बंद हो जाएगा, पारिस्थितिकी वहीं मृत प्राय हो जाएगी। इसलिए ऊर्जा सक्रिय, खनिज और चक्रीय व्यवस्था में है। चक्रीय और अचक्रीय पूरा का पूरा चक्र चलता है। आगे एक पार्ट इसी के अंतर्गत है, तमाम जो चक्रों की व्यवस्था उसका अध्ययन करना है। जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, खनिज चक्र, जल चक्र, यह चक्रीय व्यवस्था को हम आगे पढ़ेंगे तो इस बात को और स्पष्ट से आप जान लेंगे। यह पूरी पारिस्थितिकी कैसे संचालित होती है, इसका तंत्र कैसे काम करता है, इस तंत्र के काम करने में जो ऊर्जा की गतिशीलता है, उसी गतिशीलता से जो क्रियाशीलता पैदा होती है और इसी क्रियाशीलता से जो परिवर्तन नित्य नए हो रहे हैं वनस्पतियों में, जीवों में, यह सब कुछ आपने समझा। आप कमेंट करके हमें बताएं और अगला जो टॉपिक होगा हम आपको पुनः देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।